हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम एसके झा सर के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी जो वॉल्यूम 2 को प्रैक्टिस सेट 8 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सिर्फ साइंस और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होगा। हमने 1 से लेकर के 7 तक का क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। या तो आपको आई बटन पे उसका लिंक शो हो रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली शाम को 8:30 से क्विज होता है, क्विज लगाइए और सभी वीडियो का PDF डालते रहता हूँ। वहाँ पे सभी वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था, अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर की माता का क्या नाम था? तो इसकी माता को जो नाम था वो था हमीदा। क्या था? हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हमीदा बानो बेगम था। क्या था फ्रेंड? हमीदा बानो बेगम थी इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का क्या नाम था? एक सेकंड फ्रेंड, इनके पिता का क्या नाम था फ्रेंड? पिता का नाम था नसीरुद्दीन। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनके पिता का नाम था। किनके पिता का? तो अकबर के पिता के नाम था। और माता का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1942 के जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड, अगली क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। और इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ था? तो सूती कपड़ों से हुआ था। किससे हुआ था? तो सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। और चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये करता है नगर शैली का। किसका करता है? नगर शैली का, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगली प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो यह किया जाता है 312 अनुच्छेद। कितने 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। और 312 जो है, और 312 जो फ्रेंड है, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। और 312 जो है, इसके अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत होता है। क्या होता है? राज्यसभा विशेष बहुमत होता है। क्या होता है? राज्यसभा का विशेष बहुमत होता है। क्या होता है फ्रेंड? 312 अनुच्छेद जो है वो राज्यसभा का विशेष बहुमत होता है। और 370 जो है, एक सेकंड बताता हूँ उसको हटा करके। और 370 जो है वो 370 में होता है कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन हुआ था। किसका हुआ था? तो जम्मू कश्मीर की विशेष
विशेष स्थिति का वर्णन हुआ था। क्या होता है? जम्मू कश्मीर का विशेष की स्थिति का वर्णन हुआ था किस अनुच्छेद में? तो 370 के अनुच्छेद में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है? तो ये किया है, किसने किए हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर किए। कौन किए हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किए हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कि नवदुर्री पाठ क्या है? नवदुर्री पाठ जो है ये 1957 में, कब? 1957 में केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न 6 नंबर है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो किस माध्यम से किए गए हैं? तो किए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से किए गए हैं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14 से 18 को आता है। कितने अनुच्छेद आता है? तो ये जो आता है अनुच्छेद, एक सेकंड, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 14 से 18 के बीच में ये आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो है अरावली है। क्या है फ्रेंड? अरावली है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और नीलगिरी की ऊंचाई कितना है? तो नीलगिरी की ऊंचाई है 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर हो नीलगिरी का ऊंचाई है। उसके बाद है स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड। अगले एक और ऑप्शन को बताते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है कि धौरातली क्या है? धौरागिरी है। तो धौरागिरी पर्वत विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत है। क्या है? 7वां सर्वोच्च पर्वत है। तो धौरागिरी पर्वत विश्व का जो है 7वां सर्वोच्च पर्वत है। 7वां सर्वोच्च पर्वत है। धौलागिरी जो है विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत है। और धौलागिरी नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूरी स्थित भेरी नदी तक चला था। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। और एक है हिमालय। क्या है? हिमालय कलर इसका चेंज करके बताता हूँ। यह है हिमालय। हिमालय का क्या है? तो हिमालय जो है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है फ्रेंड? तो शिवालिक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो शिवालिक कहलाती है। शिवालिक कहलाती है। हिमालय की जो पर्वत है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो है वो शिवालिक कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि मैगेलन जल डमरू मध्य स्थित है। मैगेलन जल डमरू मध्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मैगेलन जल डमरू मध्य स्थित है। और इसका खोज कब हुआ था? तो सॉरी फ्रेंड, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था? और मैगेलन का खोज हुआ था फ्रेंड, खोज हो गया। इसका खोज हुआ था 1520 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1520 ईस्वी में हुआ था। और मैगेलन जो है, मैगेलन जल डमरू मध्य का नाम फोर्डिनेट मैगेलन है। क्या है? फोर्डिनेट मैगेलन है। क्या है? फोर्डिनेट मैगेलन है। क्या है? मैगेलन है। फोर्डिनेट मैगेलन जो है मैगेलन का नाम है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है
कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है वो डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो भांगर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भांगर के रूप में जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के खदार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो खादर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? खादार के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। खदार के रूप में किसको जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में जो होता है इसमें पोटास की मात्रा अधिक, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? तो पोटास की मात्रा जो है इसमें, एक मिनट, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा ज़्यादा होता है। पोटास की मात्रा ज़्यादा होता है, मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है फ्रेंड, पोटास की मात्रा ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कापासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं काली मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को ही कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोटक झील है। क्या है? लोटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जो ताजे पानी का झील है वो मणिपुर में स्थित है। और कौन सा स्थित है? तो लोकटक है। क्या है? लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? एक सेकेंड, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे फ्रेंड? ओडिशा राज्य में चिल्का झील है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पुलिकट। क्या है? पुलिकट कहाँ पे स्थित है? तो पुलिकट जो झील है वो खारे पानी के एक लेगूर झील है। क्या है? इसे लेगूर झील कहते हैं। क्या, एक सेकेंड, सॉरी, इसे लेगूर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगूर झील कहते हैं। पुटिकल झील जो है खारे पानी की एक लेगूर झील है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रा और आपूर्ति की जाती है। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। किसके द्वारा? सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो मुख्य उद्देश्य है कि मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना का ही मुख्य उद्देश्य है गेहूं का समर्थक मूल्य घोषित करना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। किसके पता लगाने के लिए? तो धारा की दिशा पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है 14 नंबर कि जब एक दबी श्रीलंकी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलता है। जब एक शिलंगी क्या है? जब एक दबी शिलंगी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलता है। तो स्थिति ऊर्जा को किस में बदलता है? तो गति ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? गति ऊर्जा में बदलता है। और गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गति ऊर्जा बराबर होता है यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। यानी m जो है वो द्रव्यमान है। क्या है? m द्रव्यमान है। m जो है द्रव्यमान है। m जो है द्रव्यमान है। और v क्या है? तो v जो है वो वेग है। क्या है फ्रेंड? v जो है वेग है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है
कि एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियाँ पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। तो क्या होगी शक्ति, यानी तो शक्ति यानी पावर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है W/T, यानी कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। P बराबर होता है यानी शक्ति पावर, बराबर क्या होता है, तो कार्य यानी W बटा में समय यानी T, यानी तो क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो इसका निकल के क्या होगा, तो हो जाएगा फ्रेंड, यानी कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने ऊंचाई गुने गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर mgh हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड, mgh हो जाएगा। तो m का मान कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है, m का मान 40 है, g का मान दिया हुआ है 10 है, और g का मान 10 है, और कितना h ऊंचाई कितना है, तो 5 है, और बटा में t होगा, तो t कितना समय कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड दिया हुआ है। तो 4 दाएँ की कितना हो जाएगा 40। एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करके करता हूँ फ्रेंड। तो ये 4 से 4 दाएँ के 40 कट गया, यानी फ्रेंड हो जाएगा क्या, 10 गुना 5 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 500 वाट हो जाएगा। सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ। इसको हो जाएगा 10 गुना 5 हो जाएगा, यानी 500 वाट, 500 वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। सोलह नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो उदाहरण 1 जो दिया गया है, उदाहरण 1, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू होता है। एक गलत है, पहले नियम पे आधारित नहीं है। दूसरा है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये बात सही है, 100% ये बात है फ्रेंड सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और डी भी गलत है। क्या है, डी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है 17 नंबर। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर सेकंड के -स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो द्रव्यमान कितना, यानी m बराबर कितना है फ्रेंड, 25 kg है। क्या है m बराबर, इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। m बराबर कितना है, तो 25 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, त्वरण, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर सेकेंड के पावर -स्क्वायर है। बल क्या दिया हुआ है, तो बल नहीं दिया हुआ है, बल निकालना है, यानी ma क्या निकालना है, ma निकालना है। तो ma बराबर क्या हो जाएगा, तो ma बराबर हो जाएगा 25 गुना, एक सेकंड, क्या हो जाएगा, 25 गुना 8 हो जाएगा, यानी 25 8 है 200 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में 200 न्यूटन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। तो इसका सही दूरी क्या होगा, तो u बराबर क्या दिया हुआ है, u बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u बराबर g हो जाएगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2 gt का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी h क्या होता है, दूरी होता है, u जो है, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या इसमें है, समय दिया गया है। यानी u का मान कितना है, 0 है, और t का मान कितना दिया हुआ है, तो t का मान 2 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2 हो जाएगा गुने, और g का मान कितना है, तो g का मान हो जाएगा कितना, 9.8 होता है। कितना होता है g का मान,
9.8 होता है और गुने 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो टी का स्क्वायर नहीं, दो दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो सबको गुना अति करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 होगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और पॉइंट, उसके बाद 9 दूना 18 1 19, यानी 19.6 हो जाएगा मीटर, कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि घन वस्तु में उष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो डैश पर निर्भर, यानी घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर सेकंड के पावर -1 है। तो चलिए देखते हैं आवृत्ति कितना दिया हुआ है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है फ्रेंड, तो n बराबर दिया है 200 हर्ट्ज है, कितना है, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। चलिए तो n बराबर कितना दिया हुआ है, तो n बराबर दिया है 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, और 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। वेग बराबर कितना दिया हुआ है, तो वेग दिया है 400 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 400 मीटर, इसको और छोटा 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा n, v बराबर क्या होगा फ्रेंड, तरंग दैर्ध्य यानी गामा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, v/n हो जाएगा, यानी v/n हो जाएगा, तो इसको क्या होगा, v/n हो जाएगा, यानी 400 आप बटा में 200 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 मीटर बचेगा, कितना बचेगा, 2 मीटर बचेगा। चलिए फ्रेंड देख लीजिएगा आप लोग, मेरे अंदाज से तो सही है, 2 मीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में है 2 मीटर। चलिए ठीक है अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि ध्वनि का तारात्व निर्भर करता है, ध्वनि का जो तारात्व है वो निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, किस पर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है। अगली प्रश्न है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा, तो होता है किसका, एफ और सी के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, एफ और सी के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है, इसको छोटा कर देते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक सेकंड, 23 नंबर की दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी, क्या होगी, दो प्रतिरोधक जो है वो 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 20 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। तो चलिए R1 बराबर है R1 प्लस R2 दिया हुआ गया, क्या है, R2 दिया हुआ है, यानी 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 30 हो जाएगा, कितना होगा, एक सेकेंड इसको सही से लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना होगा, 10 प्लस 20 बराबर कितना होगा, 30 होगा, यानी विभवांतर वोल्ट कितना दिया हुआ है, तो विभवांतर जो दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया होता है। विद्युत धारा निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, एक सेकंड, विद्युत धारा निकालना है, यानी I बराबर क्या होगा, तो I बराबर होगा V/R होता है, क्या होता है, I धारा बराबर क्या होता है, V/I होता है, यानी 6/30 हो जाएगा, कितना होगा, 6/30 होगा, यानी 6×5 = 30, यानी 1/5 हो जाएगा, कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, तो इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा, कितना होगा, 0.2 एम्पियर
हो जाएगा, कितना होगा फ्रेंड 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इस ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौबीस नंबर के केसीआई के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, केसीआई के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 इंटू 0.1 इंटू 10 के पावर 23 होता है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बातम कक्षा में रह सकते हैं डैश हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बातम कक्षा में रह सकते हैं वो डैश हैं, तो क्या है, तो 8 है। कितने हैं, 8 संख्या है जो बातम कक्षा में रहता है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अम्लों के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 देखते हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा देखते हैं कि H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेटस के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं कि धीमा उदासीनकरण अर्थात एसिड प्लस बेस डैश H2O प्लस साल्ट होता है, तो ये ऑप्शन सही है। क्या है, ये ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी भी गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है, तो किया है मोसले ने किया। किसने किया है, मोसले ने किया है। और आधुनिक आवर्त सारणी को कितने समूह में बांटा गया है, तो 8 समूह है और 8 समूह तथा 7 आवर्त है। कितना है, 8 समूह है और 7 आवर्त में विभाजित किया गया है। अगली प्रश्न है 28 नंबर की क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है, तो रखा जाता है पहला समूह में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पहला समूह में रखा जाता है। अगले प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार अवस्थित किया गया है, तो किसके साथ अवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में, किसमें, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है, तो होता है नाइट्रोजन और सल्फर के बीच में होता है। किसके, सल्फर के रूप में होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो कौन सा धातु है जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो ए है। क्या है, ए है एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। और एल्युमिनियम का रासायनिक तत्व जो है वो धातु के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में पाया जाता है, धातु के रूप में पाया जाता है। और इसका प्रमुख अयस्क क्या है, तो इसका प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइड है। क्या है, अयस्क में ये बॉक्साइड है। क्या फ्रेंड, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि एल्केन संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक एकल बंध पाया जाता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर है कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, जीका जो वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है, तो फैलता है मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है, तो मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। 34 नंबर है कि दंत क्षय कब शुरू होता है, जब मुंह का pH मान डैश होता है, दंत क्षय कब शुरू होता है जब मुंह का pH मान डैश होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5.5 से कम होगा। क्या होगा, 5.5 से कम pH मान होता है तब दंत क्षय शुरू होता है।
और अगली प्रश्न है 35 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बाद होने और पत्तियों को गिरने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बाद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? एब्सेसिक अम्ल होगा। क्या होगा? एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट में दिया हुआ है कि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलियम के समान जाति में शामिल किए गए हैं। तो एक गलत है। क्या है? एक गलत हो जाएगा। दूसरा का दिया कि लाइकेन एक संयुक्त जीव होता है जो एक शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के सहजीवी मेल से बनता है। ये भी गलत है। तीसरा कि डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है। तो ये सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर कि ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? तो टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और इमली में क्या पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और है खट्टा। क्या है? खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? तो खट्टा दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद क्या है? चींटी के डंक में चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सी एसिड जो है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 38 नंबर है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था उसका उद्घाटन? तो उद्घाटन किया था पीयूष गोयल ने किए थे। क्यों किए थे? पीयूष गोयल ने किए थे। और इसका सम्मेलन कब हुआ? शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 जनवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 2016 को। किसने किया था? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। उनचालीस नंबर क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड, एक सेकंड। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया था? भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया था? तो किया था, कौन किए थे? तो राजनाथ सिंह ने किए थे। कौन किए थे? राजनाथ सिंह ने किया था। इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो यह था 15 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 2021 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 2021 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तब क्या पे? बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा जापान। जापान देश के साथ समझौता किया है। और भारत केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? तो भारत के केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद है। क्या है? रविशंकर प्रसाद है। क्या है? प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद है। और जापान के संचार मंत्री कौन है? तो जापान के संचार मंत्री हैं टोकीज, एक सेकंड, टोकीज रियोटा है। क्या है? टोकीज रियोटा है। टोकीज रियोटा है जापान के संचार मंत्री। और भारत के संचार मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर है कि सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया? सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है।
और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए अगली प्रश्न है 42 नंबर कि यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग की 22 चेयरमैन किसे चुना गया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की 22 चेयरमैन किसे चुना गया है? तो चुना गया है किरण मजूमदार शॉ को। किसे? किरण मजूमदार शॉ को चुना गया है। अगली प्रश्न है 43 नंबर कि विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण कौन करेगा? तो एक कौन करेगा? तो नासा करेगा। कौन करेगा? नासा करेगा। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण कौन करेगा? तो नासा करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय क्या है? तो वाशिंगटन में। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है, जो कि डीसी यूएसए है। क्या है? यूएसए है। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेट होता है। और नासा के प्रशासक कौन है? तो जिम ब्रेडनाइटस है। कौन है? जिम ब्रेडनाइटस है। कौन है? तो जिम, एक मिनट, जिम ब्रेडनाइटसन है। क्या? स्टाइनन है। जिम ब्रेड स्टाइनन है। कौन है? जिम ब्रेड स्टाइनन है नासा का प्रशासक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश के प्रमुख राजनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? अमेरिका ने किस देश को प्रमुख रणनीतिक, क्या है? अमेरिका ने किस देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया है? तो ये किया है यूएई को और बहरीन को। किसे किया है? यूएई को और बहरीन को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न जो है 45 नंबर कि डी प्रकाश राव का निधन हो गया, ये कौन थे? डी प्रकाश का जो निधन हो गया वो कौन थे? तो थे सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बने रहिए इस चैनल पे।